हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर कंडक्टेंस एंड कंडक्टर्स। तो कंडक्टेंस पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से करंट का पैसेज है वो उसको अलाउ करते हैं या फिर अपने में करंट है वो फ्लो होने देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स है वो कहेंगे। तो डिफाइन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सब्सटेंसेस which allow passage of current through them are known as, ये known as लिखा है मैंने, known as conductors। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, जिनमें मतलब जो भी ऐसे सब्सटेंस जिसमें से करंट है वो फ्लो हो सकता है उनको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर से वो कहेंगे। अब यहाँ पर ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से करंट है वो फ्लो नहीं होने देते, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स है वो कहते हैं यहाँ पर। तो वो भी हम लिख लेते हैं, सब्सटेंसेस विच do not allow passage of current through them are known as insulators। उनको हम नाम देंगे यहाँ पर इंसुलेटर्स, उनको इंसुलेटर्स कहा जाएगा। और जिनमें से करंट है वो फ्लो हो सकता है उनको हम कहेंगे कंडक्टर्स, और इनको हम कहेंगे इंसुलेटर्स। एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं कंडक्टर्स, जैसे जितने भी जो मेटलिक जो भी वायर्स वगैरह हैं, मेटल्स हैं, या फिर कोई भी एक्वा सॉल्यूशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, या मतलब हम कह सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, KCl, इनमें क्या है कि इजीली वहाँ पर करंट है वो फ्लो हो सकता है। और इंसुलेटर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं जिनमें से करंट है वो पास नहीं हो सकता है, वुड हो सकता है, रबड़ हो सकता है, ग्लास है वो हो सकता है, क्योंकि इनमें से वहाँ पर करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जो कंडक्टर्स हैं, क्योंकि यही हमारे काम का है, तो कंडक्टर्स है वो कितने टाइप के हैं वो हो सकते हैं। तो कंडक्टर्स सबसे पहले तो कि करंट फ्लो होता क्यों है वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इनिशियल लेवल पे या मैंने अदर जो वीडियोस है उनमें बता रखा है कि कंडक्टर्स या जो भी सब्सटेंस है जिसमें करंट फ्लो होता है तो उसमें बेसिक दो चीज़ें वहाँ पर चाहिए होती हैं। एक तो वहाँ पर या तो उसमें अवेलेबल हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर क्या अवेलेबल हो, फ्री आयंस। इन दोनों में से अगर कोई भी एक भी चीज़ अगर अवेलेबल होगी तो वो सब्सटेंस है वो करंट है वो कैरी है वो कर सकता है। दोनों ही चीज़ें अगर नहीं है अवेलेबल तो करंट है वो कैरी नहीं कर पाएगा। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे वहाँ पर टू टाइप्स के अंदर उनको वहाँ पर कैटेगराइज है वो कर रखा है। इसमें पहला तो है यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये इन दो पार्ट्स में है वो डिवाइड कर दिया है इनको, जितने भी यहाँ पर जो कंडक्टर्स हैं। तो मेटेलिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है वो हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई मेटेलिक कंडक्टर्स है वो क्या होते हैं। तो जैसे मैंने भी नाम लिया कि जो भी मेटल्स के जैसे वायर आपने घर में देखे होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स वगैरह हैं घरों में, जो हमारे करंट है वो पहुँच रहा है, तो जितने भी अप्लायंसेस वगैरह कनेक्टेड हैं वो एक पर्टिकुलर मेटेलिक वायर के थ्रू है वो जुड़े हुए हैं। ये जो मेटेलिक वायर है आप घरों में देखे होंगे तो वो कॉपर के हैं, वो जनरली लगे रहते हैं, क्योंकि वैसे तो सबसे बेस्ट है वो सिल्वर होता है, पर सिल्वर इतना कॉस्टली है कि वो हम घरों में तो नहीं लगा पाते। तो वहाँ पर जितने भी जो मेटल्स हैं वो इजीली करंट को क्या करते हैं, अपने में से अलाउ है वो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अवेलेबल होते हैं जो करंट को क्या कर सकते हैं, कैरी है वो कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोल्टन फेज या फिर वहाँ पर एक्वस फेज के अंदर ही वहाँ पर करंट को है वो अलाउ करते हैं, करंट को अपने में से पास होने देते हैं। अब ऐसा क्यों है कि एक्वस या मोल्टन फेज में ही होना चाहिए, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड फेज के अंदर होगा, मोल्टन फेज में या एक्वस फेज में नहीं होगा, तो उनके जो
आयंस है वो फ्री नहीं होंगे करंट को कैरी करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट कैरी करते हैं वो होते हैं यहाँ पर आयंस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने वाले करंट को, यहाँ पर कौन होंगे, आयंस है वो करंट को क्या करेंगे, कैरी है वो करेंगे। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। और आयंस तभी फ्री हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl है। NaCl सॉलिड अगर हमने ले लिया, हम काफ़ी देर तक हमने सर्किट लगा के हम बैठे हुए हैं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब तक इनके बीच का बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा और जब ये फ्री नहीं होंगे Na+ और Cl- के अंदर, तब तक वहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, वो फ्री ही नहीं रहेंगे वहाँ पर करंट को कैरी करने के लिए। तो हमें तो क्या चाहिए, फ्री आयंस चाहिए जो इजीली करंट को क्या कर सके, वहाँ पर अलाउ कर सके, करंट को लेकर जा सकें। तो वहाँ पर अगर कोई ले जाने वाला ही नहीं होगा तो वहाँ पर सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, बल्ब है वो ग्लो होगा ही नहीं, वहाँ पर आप कितनी देर तक लेके बैठे रहो। पर जैसे ही अगर हमने उसके अंदर पानी डाल दिया तो पानी में जैसे ही वो डिजॉल्व होगा तो वो टूट जाएगा किसके अंदर, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ये आयंस फ्री हुए, ये इजीली करंट को क्या कर सकते हैं, कैरी है वो कर सकते हैं। वही अगर हमने मॉल्टन फेज में ले लिया तो मॉल्टन फेज के अंदर भी क्या होगा कि इनके बीच का बॉन्ड है वो टूट जाएगा। भाई मेल्ट हो रहा है, वहाँ से बाहर से एनर्जी मिल रही है, तो बीच का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा वहाँ पर और ये फ्यूज जैसे ही होगा तो आयंस है वो फ्री हो जाएंगे। इनके बीच का बॉन्ड हमें कुल मिला के तोड़ना है और आयंस को है वो फ्री करना है ताकि वो करंट को क्या कर सके, कैरी है वो कर सके। तो यहाँ पर दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स करंट को लेकर जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर क्या होगा कि जो फ्री आयंस होंगे वो पर्टिकुलर जो करंट है उसको क्या करेंगे, कैरी है वो करेंगे। अब इसको थोड़ा और यहाँ पर डिटेल के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक वाले को है वो देख लेते हैं, क्योंकि इसको भी हमने क्या कर रखा है, 2 पार्ट्स में फर्दर है वो डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है कि आगे वापस काम आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट से वो कितने टाइप के होते हैं आगे फर्दर चैप्टर में वापस आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग और दूसरा यहाँ पर होगा वीक। नाम से भी पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट्स। जैसे अगर मैंने अभी नाम लिया NaCl का, तो NaCl को पानी में घुलते ही वो 100% Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू देयर आयन, तो उनको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वो नाम देंगे। वही अगर यहाँ पर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डू नॉट डिसोशिएट्स इनटू, डू नॉट डिसोशिएट completely into their ions। अगर वो मतलब जैसे कुछ परसेंट ही डिसोशिएट हो रहे हैं, लाइक 50% है डिसोशिएशन अगर हो रहा है या 40% डिसोशिएशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या कहेंगे, वहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कहेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया था, NaCl हम ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम KCl है ले सकते हैं, NaOH हम ले सकते हैं, कि HCl हम ले सकते हैं। जितने भी जो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस या उनके स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स जो होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएंगे। वीक के अंदर वीक एसिड आप ले सकते हो, वीक बेस है वो ले सकते हो, जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन है वो नहीं होता है। सबसे ईजी जो है आप याद रख सकते हैं वो है एसिटिक एसिड, क्योंकि आगे वहाँ पर ये काम भी आएगा। तो एसिटिक एसिड हो गया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया जो वीक बेस है। तो इस तरीके से वहाँ पर अगर कोई वीक एसिड है, वीक बेस है, HCN है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आ जाएंगे, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट अपने आयंस के अंदर नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कहेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर अभी तक हमने जो पढ़ा है
तो उसकी अगर समरी निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी तक जो हमने पढ़ा है कि भाई कंडक्टर्स क्या होते हैं जो अपने में से करंट अलाउ होने देते हैं, फिर हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर कितने टाइप के होते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। तो मेटेलिक और जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच का अगर हम डिफरेंस लिख लेंगे तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इस वीडियो के अंदर उसका समरी एक तरीके से आपके पास में आ जाएगा। और वैसे भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है मेटेलिक कंडक्टर और इधर हम लिख देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये हो गया हमारा मेटेलिक कंडक्टर्स। अब यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने बताया था कि मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो करंट को कैरी करने वाले करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होंगे? यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट, और वी कैन ऑल्सो राइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग करंट। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रेस्पॉन्सिबल होंगे करंट को आगे ले जाने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो फ्री आयंस हैं, फ्री आयंस कैरी करंट। यहाँ पर फ्री आयंस है वो करंट को क्या कर रहे हैं? कैरी है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो कर रहे हैं। तो मेटेलिक में तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट पे क्या हो गया? फ्री आयंस हो गया। तो पहला डिफरेंस तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर हमने सेकेंड डिफरेंस के अंदर डिस्कस करना है कि भाई यहाँ पर अगर जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं तो क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं? यहाँ पर तो अगर हम टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो कुछ इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है? तो मेटेलिक कंडक्टर्स के साथ में क्या केस होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वहाँ पर जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी? वहाँ पर कम है वो हो जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर करंट को कैरी करने वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनके बीच की जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, उनके बीच में कॉलिजन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो आपस में ही ज़्यादा टकराने लगेंगे और आगे है वो इजीली नहीं मूव कर पाएंगे, और इस वजह से कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी? वहाँ पर कम है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature, कंडक्टेंस डिक्रीज। यहाँ पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज है जो हो जाएगी। जबकि इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो हमें क्या करना है? उनके बीच का बॉन्ड जल्दी से जल्दी तोड़ना है, फ्री आयंस हमको चाहिए वहाँ पर। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहाँ पर जल्दी जल्दी वहाँ पर बॉन्ड्स है वो टूटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस फ्री होंगे। जितने ज़्यादा आयंस फ्री होंगे उतना वो फास्ट क्या करेंगे? करंट को कैरी करेंगे। तो यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस इंक्रीज। यहाँ पर कंडक्टेंस है वो क्या होगी? इंक्रीज है वो होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं? मूव है वो कर रहे हैं, मतलब करंट को कैरी है वो कर रहे हैं। तो वहाँ पर किसी तरीके का मैटर का ट्रांसफर है वो नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर है, तो कॉपर में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे करंट को लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई मैटर का इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं हो रहा है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या हो रहा है कि वहाँ पर आयंस है वो क्या कर रहे हैं? जो करंट है उसको कैरी कर रहे हैं। तो आयंस जैसे Na+ हो गया, Cl- हो गया, तो वहाँ पर मैटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैटर, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। जबकि यहाँ पर क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैटर अकर्स। यहाँ पर मैटर का इन्वॉल्वमेंट होगा, करंट कैरी करते वक्त वहाँ पर मैटर का ट्रांसफर है वो हो रहा होगा। फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं डू नॉट फॉलो
फैराडे लॉ को है वो फॉलो नहीं करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं वो फैराडे लॉ को वहाँ पर क्या करते हैं, फॉलो है वो करते हैं। जितना मतलब करंट है वो पास करेंगे उतना है वो पर्टिकुलर वहाँ पर अमाउंट है जो भी सब्सटेंस है वो डिपॉजिट है वो उतना होता जाएगा यहाँ पर। तो ये करेंगे फॉलो फैराडेज लॉ, ये फैराडे लॉ को फॉलो है वो करेंगे। साथ ही साथ दोनों में एक कॉमन पॉइंट है कि दोनों ही वहाँ पर ओम्स लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करते हैं, फॉलो ओम्स लॉ, ये भी क्या करेंगे, फॉलो ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर V क्या हो गया, यहाँ पर वोल्टेज हो गया, I है वो करंट हो गया, और R क्या हो गया, रेजिस्टेंस है वो हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये दोनों ओम्स लॉ को तो फॉलो कर रहे हैं, पर मेटलिक कंडक्टर्स हैं वो फैराडे लॉ को फॉलो नहीं करते, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है वो फैराडे लॉ को भी फॉलो है वो करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गई यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस, जो आपको बेसिक डिफरेंसेस जो आप लोगों को वहाँ पर पता होने चाहिए। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई मेटलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, तो एटलीस्ट ये तो आपको वहाँ पर आना है वो चाहिए। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं बेसिक जो चीज़ें, बेसिक जो टर्म्स हैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, कि भाई मेटलिक कंडक्टर्स के अंदर कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट है वो करते हैं। फिर हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर। तो कंडक्टेंस वाला टॉपिक तो हमारा हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे कंडक्टेंस पे। और कंडक्टेंस पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर बेसिक टर्म्स हैं वो क्या क्या होंगी कंडक्टेंस पे जाने से पहले। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे जाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटलिक कंडक्टेंस। मेटलिक कंडक्टेंस कि ये क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट बेसिक जो टर्म है वो पढ़ेंगे, वो होगा रेजिस्टेंस। मैंने कहा था कि भाई इसको पढ़ने के लिए पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो देखेंगे यहाँ पर कि भाई कौन क्या चीज़ है यहाँ पर। तो बेसिक जो चीज़ है यहाँ पर सबसे पहले है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई वायर है, तो वायर के अंदर यहाँ पर है वो करंट है वो हमको फ्लो करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये करंट को फॉलो जो लेकर जा रहे हैं, अलाउ है वो कौन कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट को लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये इस तरीके से हिंड्रेंस अगर प्रेजेंट हो, या हम कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल अगर प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली है वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। और एक एग्जांपल, जैसे अगर कोई हमें फ्री रोड है, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं है और हमें वहाँ पर अपनी इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो गाड़ी है वो इजीली हम ड्राइव कर सकते हैं, जो भी हमारा व्हीकल है हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। वही अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो हमें क्या होगा, कभी इस तरीके से कभी इस तरीके से कट ले के फिर वहाँ से है वो गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ पर इजी हमको कहाँ ज़्यादा फील होगा, कि जहाँ पर क्या होगा कि ट्रैफिक है वो कम होगा, हिंड्रेंस है वो कम होगा, ऑब्स्टेकल कम होगा, तो हम इजीली वहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। और वही अगर वहाँ पर हिंड्रेंस अगर ज़्यादा है तो हम इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल ये डिपेंड, ये जो ऑब्स्टेकल है या हिंड्रेंस है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, वो ही क्या कहलाता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस है वो कहलाता है। अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना वहाँ पर करंट है वो कम पास होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, करंट है वो ईज के साथ में फ्लो है वो कर पाएगा। तो अगर हम इसे लिखना चाहें कि भाई जो रेजिस्टेंस है हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल टू obstacle in flow of current।
किसी भी करंट को फ्लो होने में जितना उसको प्रॉब्लम आ रही है, जितनी हिंड्रेंस उसको मिल रही है, जितना ऑब्स्टेकल्स उसको मिल रहे हैं, तो वही चीज़ वहाँ पर क्या कहलाएगी, वहाँ पर रेजिस्टेंस है वो कहलाएगी यहाँ पर। तो ये चीज़ हमने समझ ली, हमने एग्जाम्पल के तौर पर। अब जैसे अगर ये मेरे हाथ में अगर यहाँ पर एक चौक भी है, तो अगर यहाँ पर ये चौक है और एक ये मेरे हाथ में दूसरा चौक एक और मैं ले लेती हूँ जिसकी लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अब एक तो ये चौक हो गया और दूसरा यहाँ पर ये चौक हो गया, ठीक है। अब इसकी लेंथ है वो क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो जितना भी जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसको ट्रेवल करना पड़ रहा है वो पूरा ट्रेवल है वो करेगा, तभी वहाँ पर आगे है वो मिल पाएगा, करंट है वो मिल पाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक तो आर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लेंथ पे है वो डिपेंड कर रहा है कि अगर वहाँ पर लेंथ है वो अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी। सपोज इसके अंदर मान के चलो कि खूब सारे ऑब्स्टेकल हैं, हिंड्रेंस हैं, तो वहाँ पर जितनी लेंथ तक उसको ट्रेवल करना पड़ेगा उतना उसको वहाँ पर हिंड्रेंस भी है वो फेस है वो करना पड़ेगा। तो आर एक तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वहाँ पर एल पे है वो डिपेंड कर रहा है कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ट्रैफिक का भी एग्जांपल दिया था, तो अगर जैसे ट्रैफिक अगर मेरे को मैं कहीं किसी रोड से गुजर रही हूँ और उस रोड की जो लेंथ है वो लंबाई है वो बहुत मतलब जैसे 2 किलोमीटर्स है, तो मुझे 2 किलोमीटर्स तक वहाँ पर गाड़ी इस तरीके से कट मार के ही चलानी पड़ेगी वहाँ पर। तो 2 किलोमीटर्स तक मेरे को वहाँ पर फेस करना पड़ेगा, जो भी बीच बीच में जो ट्रैफिक आ रहा है उसको फॉलो मतलब फेस है वो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम होगी मुझे, मेरी गाड़ी की स्पीड है वो धीरे रहेगी। तो वही सेम चीज़ है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को जो करंट कैरी कर रहे हैं उनको वो रेजिस्टेंस है वो फेस है वो करना पड़ेगा। तो अगर एल अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा है वो होगी। पर यहाँ पर एक चीज़ और है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे यहाँ पर ये जो चौक है इसका मैं क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखा रही हूँ, या यहाँ पर इस तरीके से हम मान लेते हैं कि भाई ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका। तो यहाँ पर अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए, जो भी ऑब्स्टेकल है जैसे यहाँ पर है या यहाँ पर है, पर अगर एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली यहाँ से फ्लो कर पा रहे हैं। वही अगर एरिया अगर यहाँ पर बहुत कम हो गया, कोई वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है वहाँ पर, तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल, यहाँ पर ऑब्स्टेकल, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या है वहाँ पर बहुत इजी तरीके से वो नहीं मूव कर पाएंगे, बहुत मतलब धीरे धीरे है वो मूव है वो कर पाएंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया वहाँ पर कम है वो हो गया। तो यहाँ पर आर और ए में रिलेशन हमने क्या देखा कि अगर वहाँ पर ए अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, हिंड्रेंस उसको ज़्यादा मिल रही है। और वही अगर वहाँ पर ए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा हो गया वायर का, तो वहाँ पर क्या है कि आर मतलब कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली वहाँ पर फ्लो है वो कर पाएंगे। ये इस तरीके से मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, L/A ये बन जाएगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने नाम दे रखा है रो। ये बन जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला इक्वेशन 3। तो हमने बनाया यहाँ पर R = रो इंटू L/A। रो यहाँ पर कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब इसकी डिफाइन क्या हो सकती है यहाँ पर वो भी हम देख लेते हैं, और इसकी डिफाइन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हम देखते ही हैं कि अगर हमें इस चीज़ की जो डिफाइन है वो पता लगानी है तो हम बाकी चीज़ों को यहाँ पर क्या कर देंगे, एल और एल को यहाँ पर यूनिट है वो कर देंगे। अगर जैसे लेंथ है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ले लिया, इसको 1 सेंटीमीटर रख दिया, तो उस कंडीशन के अंदर रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इफ़ एल एंड ए आर इन यूनिट वैल्यूज then rho will become equal to r। वो r के इक्वल है वो हो जाएगा। अब इसके लिए अगर मेरे को यूनिट है वो फाइंड करनी है तो यूनिट है वो क्या हो सकती है, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाई r है, r के लिए जो यूनिट होती है वो होती है ओम।
मैंने शायद पहले बताया नहीं आपको कि भाई आर की जो यूनिट है वो ओम होती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम है, वो होती है। और एरिया है, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो उसको मीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा, और लेंथ है वो मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट हमको क्या मिल जाएगी, ओम इंटू मीटर है वो मिल जाएगी। और वही अगर सेंटीमीटर में लेना चाहेंगे, मतलब SI के अलावा दूसरी यूनिट में लेना चाहेंगे यहाँ पर CGS में, तो ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रो की यूनिट हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद में यहाँ पर रेजिस्टिविटी के बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कंडक्टेंस है वो क्या होता है, कंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये सबसे सिंपल जो आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहो तो ये उल्टा होगा रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल होगा किसका, रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि भाई कितना ऑब्स्टेकल उसको फील हो रहा है करंट को फ्लो होने में, और यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कितना ईज के साथ में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कहलाएगा वहाँ पर कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हम क्या बता सकते हैं, कंडक्टेंस को हम बोलेंगे the ease of current to flow. The ease of current to flow is known as conductance। और किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो G इक्वल्स टू क्या हो गया वहाँ पर 1/R है वो हो गया। अब R की जगह हम यहाँ पर क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं रो इंटू एल, और A है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या लिखा, G इक्वल्स टू 1/रो और A/L। अब यहाँ पर ये जो 1/रो है, इसी से हम एक और फर्दर है टर्म है वो लिखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर यूनिट है वो भी देख लेते हैं यहीं पर ही कि भाई यूनिट है वो कंडक्टेंस की है वो क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे अगर हमने SI में पुट किया तो मीटर स्क्वायर, ये मीटर, और इधर हो गया ओम इंटू मीटर। ये जो रो है जिसको हम रेजिस्टिविटी बात कर रहे थे, और इसका एक नाम और भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये बच गया 1/ओम, और वी कैन से ओम इनवर्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसी का उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, स्पेलिंग का उल्टा कर दिया तो MHO महू हो गया। या फिर इसको एक और यहाँ पर नाम दे रखा है, वो है यहाँ पर साइमन। साइमन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल S। तो इस तरीके से यहाँ पर तीन चीज़ें हमने देखी, यहाँ पर ओम इनवर्स, महो, या फिर साइमन, जिसके लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल S है वो लिखते हैं। अब मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर ये जो टर्म है ना, जो 1/रो है, इसको हम रिप्लेस करके यहाँ पर लिख सकते हैं कप्पा। यहाँ पर इसको हम रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर कप्पा, जो नई टर्म है वो हम लिख सकते हैं। तो G इक्वल्स टू हमने क्या बना लिया, कप्पा इंटू A/L है वो हो गया। अब मुझे अगर कप्पा फाइंड करना है, अब ये कप्पा है क्या, तो यहाँ पर जिसको मैं कप्पा बोल रही हूँ वो है यहाँ पर कंडक्टिविटी। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था रेजिस्टिविटी, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी। अब वहाँ पर हमने देखा था रेजिस्टिविटी क्या था, वहाँ पर किसके इक्वल आ रहा था, वहाँ पर जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि रेजिस्टिविटी हमने किस तरीके से है वो फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो होगा 1/रो के रेसिप्रोकल। जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है 1/R के, वैसे ही जो कप्पा है वो रेसिप्रोकल किसके होगा, यहाँ पर रो के रेसिप्रोकल होगा। ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर इसको हमने रिप्लेस किया, अगर ये हम चाहें तो ये जो कप्पा है ये क्या होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। रेसिप्रोकल होगा 1/रो के रेसिप्रोकल होगा। अब यहाँ पर रो का अगर हम लिखें आगे फर्दर जो फॉर्मूला है वो अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर R इंटू A, और L कहाँ चला जाएगा, ऊपर है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा 1/R और L/A। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर 1/R है, वापस अगर थोड़ा सा अगर हम बैक में जाएं तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1/R को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कंडक्टेंस है वो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर G है वो हो जाएगा, और इंटू ये क्या हो जाएगा L/A।
तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू यहाँ पर कंडक्टेंस इनटू यहाँ पर L अपॉन A है वो हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू उसकी यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूनिट हम यहाँ से इस तरीके से फाइंड है वो कर सकते हैं। तो अगर हम SI की यूनिट की बात करें तो यहाँ पर तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर ये नीचे मीटर रह जाएगा और यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब यहाँ पर अगर ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ओम इनवर्स को हम महो लिख सकते हैं या फिर साइमन है वो लिख सकते हैं। तो एक यूनिट और हमको मिल गई यहाँ पर साइमन मीटर इनवर्स, जो कि आगे भी बहुत बार काम है वो आएगी। तो साइमन मीटर इनवर्स है वो हो गया यहाँ पर। तो यहाँ तक अभी हमने सारा मेटेलिक जो कंडक्टर्स था वो सारा हमने डिस्कस कर लिया कि भाई यहाँ पर कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सब हमने यहाँ पर देख लिया। अब यही सारी चीज़ें हम किस में अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उसके अंदर अप्लाई है वो करेंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब आगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए। जो टर्म्स जो भी अभी हमने डिटेल में डिस्कस की वो दोनों के लिए सेम है, बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वहाँ पर तो मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए जो वायर वगैरह हैं जो हम काम में ले रहे हैं तो उनकी जो लेंथ हो गई, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम L और A है वो क्या लेंगे, ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है जो दिमाग में आना चाहिए। नहीं आया हो तो आपको आना चाहिए था कि भाई यहाँ पर L और A के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या लेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं वो होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स मैंने यहाँ पर बना दिए। अब इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर ये किस में डिप होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर है वो डिप है वो रहेंगे। अब इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी L, और इन इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कहलाएगा यहाँ पर A। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। L हमको मिल गया, A हमको मिल गया। तो अब हम इजी तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट्स है वो डिस्कस कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पर क्या मिल गया, A और L मिल गया। तो वो किसके इक्वल होगा, रो इंटू L अपॉन A के इक्वल होगा। फिर यहाँ पर रो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें ही चलेंगी यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू A अपॉन L है वो हो गया। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस भी सेम वही रहेगा यहाँ पर 1 अपॉन G इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 अपॉन R ही रहेगा। और वही यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो यूनिट है मैंने आपको बताया था कि भाई हम जो ओम इन्वर्स या फिर साइमन इन्वर्स है वो काम में ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी के लिए मैंने क्या बताया था, भाई ये किसके रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर जैसे ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है तो कंडक्टिविटी जिसे हम कप्पा नाम दे रहे थे वो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर रो, ये हमने यहाँ पर वैल्यू है वो पुट कर दी। अब इसकी अगर हम यूनिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइमन, और ये हो गया मीटर इनवर्स। पर एक इन सब के अंदर कंडक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा आपको चेंज है वो मिलेगा। वो क्या चेंज है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम कंडक्टिविटी के लिए जब हम लिखते हैं 1 अपॉन रो, और रो का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन R, और यहाँ पर A, और ये आ गया L। ठीक है, ये हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब ये हम रेस्पेक्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए, तो L अपॉन L को हम रिप्लेस कर देंगे बाय सेल कांस्टेंट। ये आपको नया है वो मिलेगा यहाँ पर बाकी सबसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी मतलब कप्पा की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, L अपॉन A को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट से कर सकते हैं। 1 अपॉन R वही कंडक्टेंस है वो हो गया, तो इनटू हमने क्या कर दिया यहाँ पर सेल कांस्टेंट कर दिया। ये हमारे लिए नया टर्म हो गया। सेल का मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर G मतलब कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट है वो हो गया, ये हो गया कप्पा। कप्पा का मतलब क्या था यहाँ पर, जो कंडक्टिविटी, और एक नाम और है इसका कंडक्टिविटी के अलावा, और इसको आप क्या कह सकते हो, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो भी हम बोल सकते हैं। ये दोनों नाम ध्यान रखने। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि भाई रेजिस्टिविटी के अलावा इसका एक नाम और क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसकी यूनिट की बात कर ली, क्या क्या और तरीके मतलब इलेक्ट्रोलाइट से क्या डिफरेंट हमको मिला, तो वो हमने सेल कांस्टेंट वो यहाँ पर लिख ही लिया है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी अबाउट जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब इसमें क्वेश्चन जरूर आता है, जो यहाँ पर जो स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई यहाँ पर अगर जो इसके लिए जो यहाँ पर अगर हम डिफ़ाइन की अगर हम बात करें तो डिफ़ाइन के लिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर भी अगर इसको हम जो एक यूनिट यहाँ पर पुट कर दें यहाँ पर, तो पर्टिकुलर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट से जो हमें कंडक्टेंस मिल रही है उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे, और वी कैन से कंडक्टिविटी उसको हम कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर कि अगर वहाँ पर हम डाइल्यूशन बढ़ा दें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वी कैन से कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट है वो पड़ता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वहाँ पर हम डाइल्यूशन कर देंगे, डाइल्यूशन के ऊपर वहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, वहाँ पर कम है वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, जो करंट को कैरी कर रहे हैं उनकी संख्या है वो कम हो जाएगी। इस वजह से वहाँ पर क्या होगा कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो वहाँ पर डाइल्यूशन पर क्या होगी, हमेशा डिक्रीज है वो होगी। इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखकर आप वहाँ पर नोट डाउन कर लेना। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं और हम और घुमाने के लिए क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, कप्पा शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का हमने डाइल्यूशन कर दिया, वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम या हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस जो पहले प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएंगे, कम है वो हो जाएंगे। तो हमें तो जितने ज़्यादा आयंस मिल रहे हैं वहाँ पर उतना ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस है वो ज़्यादा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हमने वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम पानी है वो और ऐड कर दिया, तो वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ जो करंट कैरी करने वाले आयंस थे उनका नंबर कम हो गया। इस वजह से वहाँ पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिक्रीज है वो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आज इतना ही आपको प्रैक्टिस है वो करना है। इसमें से 2 क्वेश्चन जो मेजर बन रहे थे जो हमने डिस्कस किए, एक तो था मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है वो हो सकता है। दूसरा ये वाला जो क्वेश्चन था बेसिक है कि भाई डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा पे क्या इफेक्ट है वो पड़ेगा।